Assalamualaikum, dear viewer and student. A very warm welcome, all of you. I hope you are enjoying your good health. Our today's topic is the same series that before this we have discussed, and today we are going to discuss some new points with you people, and then we are trying our best to remove what type of error and hesitation as well as an affair that you have in your mind. We will try our best to remove them all from your side, because when you find such type of words in any type of examination, that you will find the thing in its own exact and correct placement. आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो है हम बात कर रहे हैं नॉट की, क्योंकि इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं नो की बात। आज जो है हम करेंगे नॉट और इसके साथ साथ चंद और वर्ड जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो करेंगे। सबसे पहले जो हम करेंगे आज जो वर्ड है वो है नॉट। और नॉट जैसे कि नॉट के शक्ल से ही लग रहा है कि ये जो है एक निगेशन है, एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, क्योंकि इसकी शक्ल ये बता रहा है कि इसका सेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, नॉट के सेंस में यानी ना होने के सेंस में होगा। तो नॉट एक्चुअली ये क्या है, लेकिन एक इस एक्चुअली करता है कि क्योंकि इट निगेट what it negate the modified verb, because it negate the meaning of the modified verb। modified verb की मीनिंग को जो है वो नफी कर रहा है, उसको निगेट कर रहा है। इसको एक इसी पॉइंट में हम इसको यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि ना या नहीं की मीनिंग में हम इसको यूज़ करते हैं, और इट्स फंक्शन इज टू negate the meaning of the modified verb because it is its function। so इसका मतलब यही हुआ कि ये किसी वर्ब की मीनिंग को निगेट कर रहा है, इसको नफी बना रहे हैं। तो इसको अगर हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करें, सॉरी एडवर्ब के तौर पे यूज करें तो जो है इसका सेंस कुछ यूँ होगा, क्योंकि ये वर्ब के ऊपर जो इसकी मीनिंग को नेगेटिव मॉडिफाई कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस लिखूँ मैं कि डिड यू take out the trash, यानी ट्रैश को जो है, जो कि कचरा है, जो गार्बेज है, रबिश है, यानी वो कह रहे हैं इसको कि डू यू टेक आउट द ट्रैश, द गार्बेज, द रबिश। क्योंकि आई थिंक ये जो है एक बीवी है जो अपने शौहर को कह रही है कि आपने वो कचरा जो है वो बाहर फेंका हुआ है कि नहीं, ठीक है, उसको कह रही है। तो इस सेंटेंस में जो है जो वर्ब है वो है टेक आउट, और ये वर्ब जो है इसके मीनिंग पे जो है वो जोर दे रहा है, इसकी मीनिंग को निगेट कर रहा है। और जब इसकी मीनिंग निगेट हो रही हो तो उसका आंसर फिर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा फॉर एग्जाम्पल नो, और I didn't या did not। तो यहाँ पे ये शो करते हैं कि I didn't यानी I did not, तो यहाँ पे शो किया not, और not जो है एज ए वर्ब के तौर पे यूज हुआ, क्योंकि इस टेक आउट का जो वर्ब है, इस वर्ब को जो है इसकी मीनिंग को निगेट कर रहा है। कि नहीं है did you take out the trash? no I didn't, no I did not। तो एक इसको कह रही है कि या कह रहा है कि क्या आपने वो कचरा जो है बाहर फेंका हुआ है, तो उसका जवाब आ रहा है कि नो आई डिडंट, नहीं मैंने नहीं किया। तो अभी ये काम किस चीज़ का है, एडवर्ब का है, और किस चीज़ को कर रहे हैं, ये जो है ये वर्ब को जो है इसकी मीनिंग को जो है वो निगेट कर रहा है। एक तो ये इस सेंस में यूज हो रहा है। एडवर्ब का जो है दूसरा फॉर्म इसमें यूज हो रहा है, तो नो डिग्री, तो क्या होता है टू नो डिग्री। टू नो डिग्री का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जो है बिल्कुल पॉजिटिवली जो है वो यूज हो रहा हो, एक सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर में वो पॉजिटिवली यूज हो रहा हो, यानी इसमें कोई जो है कंपैरिजन या सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी डिग्रीज वगैरह होती है उसमें यूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे सेंटेंस बनाएं जैसे कि इसमें नो डिग्री की या नो डिग्री का जो है वजाहत की रही हो, तो वो होगा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि
that is not red, it is for example green. और अगर दूसरा सेंटेंस लिखूँ इसके साथ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि इट्स नॉट यू, इट्स नॉट यू, इट्स मी। एक तो यहाँ पे अभी देख और यहाँ पे देख, तो यहाँ पे जो यूज हुआ है एडवर्ब के तौर पे, तो ये कोई डिग्री नहीं शो कर रहा है। मिसाल के दैट इज नॉट रेड इट इज ग्रीन, इन दोनों के बीच में जो है वो कंपैरिजन नहीं कर रहा है, बल्कि एक सिंपल बात जो है वो कह रही है इट इज दैट इज नॉट रेड, या ये और वो कोई रेड नहीं है, सुर्ख नहीं है, इट इज ग्रीन, ये तो ग्रीन है, ये तो सब्ज है। या फॉर एग्जांपल ये दूसरा सेंटेंस इट्स नॉट यू, ये तुम नहीं हो, इट्स मी, ये मैं हूँ, ये आप नहीं है, ये मैं हूँ। तो ये यहाँ पे क्या शो, कोई डिग्री नहीं शो कर रहा है, बस सिर्फ सिंपल जो है एक एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। यहाँ पे ये जो यूज हो रहा है फॉर एग्जांपल ये और ये दोनों जो है ये एडजेक्टिव है, और इसको जो है वो मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन एक डिग्री के साथ नहीं शो करे कि ये प्लान, या फॉर एग्जांपल कि ये रेड जो है ग्रीन से बेहतर है, या ये रेड जो है ग्रीन से बड़ा है, रेड जो ग्रीन से अच्छा है वगैरह, ये नहीं शो करे, सिंपली जो है बगैर डिग्री के उसकी वजाहत कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल हम एडवर्ब के तौर पे नॉट का इसी तरीके से भी करते हैं। अगर इसका इस्तेमाल मिसाल के तौर पर हम कंजंक्शन के तौर पे करें, तो कंजंक्शन के तौर पर भी यूज हो सकता है। कंजंक्शन के तौर पे ये यूज होता है किस तरह, नॉट जो है बिल्कुल एक कंजंक्शन या कंजुगेटेड वर्ड की तरह है जो है, या क्या हम इसको कहते हैं कि पिलर के तौर पे जो है वो एक काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस के ही पेंटेड द कार blue and black, not solid purple। यानी उसने अपनी कार को जो है ब्लू और ब्लैक पेंट किया, बल्कि क्या नहीं किया, नॉट यानी नॉट सॉलिड पर्पल। ये इसमें यहाँ जो है नॉट ने क्या काम किया, नॉट ने जो है एक दो क्लासेस को जो है और एक प्रेस को जो है आपस में मिलाया, यानी एक प्रेस बना और ये जो है क्लास है इसको आपस में जोड़ लिया। तो यहाँ पे जो है नॉट का काम क्या है, एक कंजंक्शंस का काम है। यानी ही पेंटेड द कार ब्लू एंड ब्लैक, नॉट सॉलिड पर्पल, यानी पर्पल उसने नहीं किया बल्कि ब्लू ब्लैक कर लिया, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेस इस क्लास के साथ जोड़ा गया। तो इसका काम यहाँ पे क्या बना, एक कंजंक्शंस का काम बना। तो ये था नॉट का इस्तेमाल। नो का इस्तेमाल जैसे कि हम पहले कर चुके वो बहुत ज़्यादा था, अभी नॉट का इस्तेमाल सिर्फ एडवर्ब और कंजंक्शंस के तौर पे होता है। बस सिर्फ एक मीनिंग की निगेशन जो है वो करता है वर्ब का, और दूसरा जो है नो डिग्री के साथ यूज होता है। और कंजंक्शन में जैसे कि आपको पता है कि एक प्रेस को या दो प्रेजेस को, दो वर्ड्स को या दो क्लासेस को, सेंटेंसेस वगैरह को आपस में मिलाते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है नेक्स्ट। जैसे कि हमने कहा कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट का मतलब जो है अगला भी है, और नेक्स्ट जो है करीब के सेंस में भी यूज होता है। नेक्स्ट करीब, और ये जब यूज होता है नेक्स्ट, तो इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव के तौर पे जब हम इसको यूज करेंगे, अगर मैं कहूं कि वी विल डिस्कस
नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी ये यूज हुआ एडजेक्टिव के तौर पे, क्योंकि यहाँ पे आया नेक्स्ट और यहाँ पे आया चैप्टर। तो चैप्टर जो है ये नाउन है और नेक्स्ट जो है ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, हमेशा जो है नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे यूज हुआ है कि वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पे यूज हुआ है एक एडजेक्टिव के तौर पर। अगर इसको हम एडवर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो फिर एडवर्ब के तौर पे ये यू होगा। फॉर एग्जाम्पल के दे लिव in the next closest for example house। तो they live in the next closest house। तो यहाँ पे next जो है ये एक एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ और closest जो है और हाउस जो है हाउस नाउन है और क्लोजेस्ट जो है एडजेक्टिव है। तो ये इस एडजेक्टिव के और एडजेक्टिव जो है एक नाउन की वजाहत कर रहा है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में ये एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ। अगर इसको हम मिसाल के तौर पे नाउन के तौर पे यूज करते हैं, एज ए नाउन हम इसको यूज करते हैं, तो फिर ये टाइम को और प्लेस को या सीक्वेंस जो है सीक्वेंस शो कर रहा है कि सीक्वेंस या क्लोजेस्ट और फॉलोइंग, यानी वो चीज जो इसके बाद आ रही हो, यानी एक तरतीब को शो कर रहा है और एक साथ साथ जो है टाइम को शो कर रहा है, प्लेस को शो कर रहा है। यह चीज़ें जो इसी तरह एक लाइन पे हो कि नेक्स्ट और फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट। तो एक लाइन, एक सीक्वेंस, एक तरतीब भी बता रहे, टाइम और प्लेस के बारे में भी बात करते हैं। नाउन के तौर पर जब हम इसको यूज़ करते तो नाउन के तौर पर फिर इसकी मीनिंग इसी तरतीब से आ जाती है, इस सीक्वेंस में इसकी मीनिंग फिर आ जाती है। अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर के नेक्स्ट और नेक्स्ट प्लीज कमिंग, अगर मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है और अपने पेशेंट को वो देख रहा हो, उसको चेक कर रहा हो और फिर वो अपने एक शख्स को बोलते हैं कि नेक्स्ट पेशेंट, तो फिर ये नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक नाउन के तौर पे यूज हुआ है कि नेक्स्ट प्लीज कम इन, कि नेक्स्ट को बुलाए कि नेक्स्ट को अंदर आने दे या नेक्स्ट आ जाइए अंदर। तो यहाँ पे यूज हुआ है एक नाउन के तौर पे। अगर इसको हम एक प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करें तो फिर प्रीपोजिशन के तौर पर फिर इसकी मीनिंग जो है एक सीक्वेंस में आ जाती है, क्लोजेस्ट के तौर पे। फॉर एग्जांपल, और जब इसका हम प्रीपोजिशन करेंगे तो फिर ये प्रीपोजिशन में ये नेक्स्ट टू आ जाएगा, नेक्स्ट टू। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे हूँ और मेरे साथ और भी पड़ोसी इसी तरह सीक्वेंस में रहते हैं, तो फिर मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल अहमद लिव नेक्स्ट टू मी, यानी इसका मतलब कि अहमद जो है मेरे करीब रहता है, या असलम फॉर एग्जांपल असलम लिव क्लोजेस्ट नेक्स्ट टू मी। तो इसी तरतीब से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टू का मतलब ये होता है कि वो मेरा करीब रह रहा हो, या जैसे कि हमने मीनिंग की करीब रह रहा हो, या मुझसे अगले हाउस में या अगले मकान में जो है वो रह रहा है। तो ये इस तरह ही शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि he lives next to me, तो ये एक सेंटेंस हुआ। तो यहाँ पे ही यूज हुआ नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू यहाँ पे एक प्रीपोजिशन के तौर पे आया। प्रपोजिशन के तौर पे नेक्स्ट ही लिव्स नेक्स्ट टू मी, तो इसका मतलब कि वो मेरे करीब, मेरे ही साथ वो जो है वो
रहता है, यार मेरे से अगले मकान में या अगले हाउस में जो है वो रहता है। तो नेक्स्ट टू का मतलब यही होता है जो करीब हो या जो पास हो, जो करीब रह रहा हो, तो उसको हम जो है प्रीपोजिशन के सेंस में पढ़ लेते हैं। और प्रीपोजिशन हमेशा इसका जो होगा नेक्स्ट टू आएगा। फिर अभी जो है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है अदर। अदर जो है ये अक्सर जो है गड़बड़ करता है जब हम इसको इस्तेमाल कर दें। लेकिन सबसे पहले अदर जो है अदर, तो अदर हम तरह तरह के मीनिंग में लेते हैं, क्योंकि अदर के हम बहुत ज़्यादा मीनिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अदर के मीनिंग लेके तो हम कहेंगे कि और या दूसरे, या फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ केसेस में भी हम इसको लेते हैं। और इसके अलावा जो है मज़ीद केसेस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात, लेकिन हम इसको पश्तो में बल के नाम से यूज़ करते। बल अक्सर हम पश्तो में बोलते कि ना बल बल रखा, बल पेन रखा, बल का पीरा का बल, तो बल के सेंस में हम इसके मीनिंग लेते अदर। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे कि अदर को हम कौन कौन से मीनिंग में लेते हैं। तो अपने प्लेसमेंट और अपने सेंस के मुताबिक हम इसका जो है वो इसको स्पेसिफाई करते हैं कि ये कौन सा ग्रामेटिकल प्रोफाइल में वो यूज़ हुआ। अगर मिसाल के तौर पर इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ करें, एडजेक्टिव के तौर पे, तो हम इसको इसी तरह भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आई have to buy other object या items etc. यानी I have to buy other objects, यानी मुझे और भी चीज़ें जो है वो लेनी है। और तो और के सेंस में अभी देखना और के सेंस में आया, तो ऑब्जेक्ट जो है ये नाउन है और अदर जो यहाँ पे आया है एक एडजेक्टिव के तौर पे, और यहाँ पे ही क्या बना, ये नाउन है। तो नाउन एडजेक्टिव में क्या, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव हमेशा जो है किसी नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है, और इसकी मीनिंग क्या बनती है कि मजीद और दूसरा वगैरह वगैरह, इस सेंस में जो है हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको नाउन के तौर पे यूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ किसी को कि डोंट प्ले विद अदर्स, डोंट प्ले विद अदर्स, तो यहाँ पे अदर जो है एक नाउन के तौर पे यूज हुआ, और यहाँ पे इसकी मीनिंग दूसरे या दूसरों वगैरह के आते हैं, दूसरे या दूसरों। डोंट प्ले विद अदर्स। और एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूं, अदर जब आ जाए अदर तो ये सिंगुलर है, और जब इसके साथ एस लग जाए तो फिर ये प्लूरल हो जाता है। तो ये अदर और अदर्स, सिंगुलर और प्लूरल, जब प्लूरल आ जाते हैं तो इसके साथ हम फिर क्या लगाते हैं, इसके साथ हम फिर एस लगाते हैं, अदर्स, ये इसका प्लूरल है। अगर मिसाल के तौर पर इसका तर्जुमा हम करें, डोंट प्ले विद अदर, दूसरों के साथ मत खेलो या खेलना नहीं, यानी बलचा सारा लोग मका, इट्स मीन्स बल, बल अदर मीन दूसरे। और तो अगर इसको मिसाल के तौर पे हम यूज़ करें कि एक नाउन के तौर पे यूज़ करें, तो इसकी एक मीनिंग अगर हम कहें कि इसकी एक मीनिंग आ जाएगी कि द नेक्स्ट वन या द सेकंड ऑफ द टू, इसकी मीनिंग ये भी आ जाती है एक कि द सेकंड ऑफ द टू। द सेकंड ऑफ द टू, या फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट वन भी हम कह सकते हैं, द नेक्स्ट वन यानी दूसरा, राइट। इस सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं कि
one boat is not better than the other। अभी देख यहाँ पे सिंगुलर यूज हुआ कि वन बोट इज नॉट बेटर देन द अदर। यूज हुआ किस चीज में, यानी अभी देख द सेकंड ऑफ द टू, यानी अदर का सेंस यहाँ पे है कि वन बोट इज नॉट बेटर देन द अदर, यानी एक कश्ती जो है दूसरे से बेहतर नहीं होती। यानी अभी दो चीज़ों के बीच में आपने चुन लेना है, आपने चूज करना है। तो इसमें से जैसे कि हमें कहते हैं सेकंड ऑफ द टू या द नेक्स्ट वन, दूसरा एक चीज़ आपको पसंद नहीं आई और इसके अलावा आप दूसरी चीज़ को आप चूज करते हैं। तो इस सेंस में ये आता है कि द बोट इज नॉट बेटर देन द अदर, यानी ए बोट जो है ये इससे बेहतर नहीं है। तो एक सेंस में हम इसको इसमें यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है हम इसको अगर एडवर्ब के तौर पे यूज करें तो एडवर्ब के तौर पर इसका मीनिंग फिर चेंज हो जाएगा। इसका मीनिंग फिर क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग फिर अपार्ट फ्रॉम का आएगा, अपार्ट फ्रॉम, यानी जिसको हम अलग और मुख्तलिफ के सेंस में लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम यानी आइसोलेटेड, अपार्ट फ्रॉम आर सेग्रीगेटेड एज वेल एज सेपरेटेड के सेंस में हम इसको लेते हैं। तो एडवर्ब के तौर पर इसकी मीनिंग फिर ये बन जाएगी, यानी ओ वाली नहीं ये वाली बन जाएगी एडवर्ब के तौर पे इसकी मीनिंग। क्योंकि अदर जो है इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और अक्सर जो है इसमें जो है गड़बड़ हो जाती है एग्जाम के दौरान में, इसलिए थोड़ा हम इसको टाइम देते, थोड़ा डिटेल के साथ इसको पढ़ लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक सेंटेंस एडवर्ब के ऊपर लिखूँ, अगर मैं कहूँ कि अदर देन दैट आई एम फाइन, एक सेंटेंस ही हुआ। तो यहाँ पे ये अदर जो है ये एज ए एडवर्ब यूज हुआ। तो एडवर्ब जब यूज हुआ तो इसकी मीनिंग ये आई अलग मुख्तलिफ, यानी अदर देन दैट यानी उससे अलग, इसके अलावा, इससे मुख्तलिफ। एंड फाइन बावजूद इसके, जिसको हम नेवरदलेस वगैरह वगैरह जो बोलते हैं कि नेवरदलेस का मतलब कि इसके अलावा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे यूज हुए अदर देन दैट, आई एम फाइन के बावजूद इसके जो है क्या, मैं एक ठीक हूँ। तो इसकी मीनिंग जो है ये मुख्तलिफ यानी अलग के सेंस में, अपार्ट फ्रॉम के जो है इसकी मीनिंग एडवर्ब के तौर पर ये आता है। और इसको हम वर्ब के तौर पर भी यूज़ करते हैं, लेकिन वर्ब के तौर पर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग डिफरेंट आ जाता है। और आपको भी पता होगा कि अदर जो है मिसाल के तौर पर ये तो एडवर्ब या वर्ब के तौर पर कैसे यूज़ करेंगे। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसका सेंस अलग जाता है। इसको अगर हम वर्ब के तौर पर यूज़ करें तो फिर वर्ब के तौर पे तो इसका मतलब ये बन जाता है कि किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को दूसरा समझना या अपना नहीं समझना, बस सिंपल यही। यानी किसी को दूसरा समझना, अपना नहीं समझना, यानी किसी को अपना नहीं कहना कि ये मेरा अपना है, बल्कि हमेशा हम यूज करते हैं कि अदर का मतलब ये होते बल, नॉट सेल्फ और नॉट माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ वगैरह। बट क्या होता है हमेशा जो है अदर सेल्फ होता है, अदर सेल्फ और अदर सेल्फ यानी दूसरा होता है। एक जैसे कि हम मिसाल लेते हैं पोस्ट कॉलोनियल थीरीज में जो अक्सर ही होते हैं, जैसे कि होमी कबाबा की एक थ्योरी है अदर्स, तो उसने भी ये बात की कि अदर, जैसे कि ये वाइट लोग हैं तो ब्लैक लोगों को अदर समझते हैं, यानी हैं तो सारे इंसान, लेकिन वो वाइट
जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और ब्लैक को जो है वो इन्फीरियर समझते हैं, बिकॉज दे कंसिडर देमसेल्फ superior, not inferior, but they consider the other, the black inferior. तो other का जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर, दूसरा इसका होगा अदर्ड, और तीसरा भी इसका होगा जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं अदर। और इसकी मीनिंग क्या है? किसी को दूसरा समझना, यानी अपना नहीं समझना। और इसका जब हम पार्टिसिपल बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसके साथ आएंगे यानी अदरिंग, राइट, अदरिंग। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूँ वर्ब के तौर पे, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि द white other the black, मैंने ये तो एक बात याद रख, एक और चीज आपके साथ शेयर करूं, ये तो व्हाइट मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने ब्लैक लिखा, तो ये हम जानते हैं कि व्हाइट से मुराद सफेद है, और यहाँ पे हमने पीपल नहीं लिखा कि द वाइट पीपल अदर द ब्लैक पीपल, हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ और सिर्फ ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, और इन एडजेक्टिव से पहले हमने लगाया आर्टिकल, और आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल। यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल लगा, यहाँ पर भी डेफिनेट आर्टिकल लगाया, और किस चीज़ से पहले लगाया? एडजेक्टिव से। और जब हम किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? हम इसको एक कॉमन क्लास बनाते हैं, ये एक कॉमन क्लास बन गया। तो अभी समझ आया कि इस द वाइट से मुराद वाइट पीपल है, इसका मतलब कि द वाइट पीपल अदर द ब्लैक पीपल, द वाइट अदर द ब्लैक। अभी अदर का मतलब ये हुआ, ये वाला, कि वाइट लोग हैं जो सफ़ेद गोरे हैं, जो ब्रिटिश है, सफ़ेद लोग हैं, वो जो ब्लैक जो है, जो अफ्रीकन कंट्रीज वाले जितने भी लोग हैं उसको क्या दूसरे समझते हैं। दे कंसिडर द ब्लैक अदर, या द वाइट अदर द ब्लैक। इसका मतलब कि दे कंसिडर द ब्लैक पीपल अदर्स, राइट, कि इस ब्लैक लोगों को दूसरे समझते हैं, यानी हम अपने जैसे नहीं समझते कि हम जैसे कि रुडयार्ड किपलिंग ने एक पोएम लिखी द वाइट मैन्स बर्डन, इसने अपने आप को बड़ा सुपीरियर बनाया और बड़ा सुपीरियर कहा कि हम जो हमारी दम से जो ये दुनिया कायम है, हम जो है बस हम हैं। तो इसी वजह से अदर यूज हुआ थीरीज में, पोस्ट कॉलोनियल थीरीज में अदर। तो अदर का मतलब ये बन जाए कि दूसरों को दूसरा समझना, अपना नहीं समझना। तो अदर इस सेंस में आते हैं, जैसे कि हमने कहा कि अदर हमेशा क्या, हम जिसको हमेशा पोस्टों में कहते कि बल, और बल को हमने कभी भी खपल नहीं समझा, हमेशा हम बोलते कि बल 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 बल, यानी अपने आप को नहीं समझते कि हमारी तरह खपल है, तो हम इसको समझते हैं बल। तो अदर का मतलब क्या होता है? बल। और हम आपके साथ जो है एक लास्ट वर्ड जो है शेयर करते हैं, और वो भी इससे बहुत मिलता जुलता वर्ड है। जैसे कि हम यूज करते हैं कि अदर, तो अभी हम यूज करेंगे अनदर एक वर्ड हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, और ये जो है गड़बड़ करता है। ये गड़बड़ उस दौरान करते जब कभी कभार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी इसके साथ हम अदर लगाएं या अनदर लगाएं, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अदर का जो मैंने बताया कि वो हमेशा होता है कि बल, पश्तो में इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि वो हम बोलते हैं बल वही होते हैं जिसको आप अपना ही नहीं समझते, बल नहीं समझते, तो उसको हम बोलते हैं बल। और इसका इस्तेमाल भी हमने किया कि हमेशा हम इस अगर एडवर्ब के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो अलग अपार्ट फ्रॉम जो है डिफरेंटली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इसी तरह हम इसके प्रोनाउन वगैरह के अदर्स के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वर्ब के तौर पे करते हैं तो दूसरा समझना, इसके
तौर पे हम इसके वगैरह करते हैं। तो अनदर जो होता है, तो अनदर जो है एक ऐसा, और इसका हम ये भी हम बोल दें कि मुख्तलिफ, लेकिन इसके इस्तेमाल में फॉर एग्जांपल हम ये भी समझे कि एक और, या फॉर एग्जांपल दूसरा इस जैसा, दूसरा इस जैसा वगैरह के चीज में, और पुष्ट में हम इसको बोलते हैं यौबल। समझ आ रही? यौबल, वो सिर्फ बल था, और अनदर का ट्रांसलेशन पुष्ट में हो गया यौबल। तो अभी इंशाल्लाह आप कंफ्यूज नहीं होंगे बल और यौबल। जैसे कि हम बात करते हैं कि मिसाल के तौर पर हम बहुत सख्त गर्मी होती है और हमें बहुत सख्त प्यास लगी होती है, और हम एक गिलास पानी पीते और हम किसी को कहते हैं कि यौबल, क्या मतलब कि एक, और अनदर वन, नेक्स्ट वन, अनदर वन। तो यानी एक दूसरा हमें चाहिए, एक दूसरे गिलास उसी तरह, यानी एक पानी का गिलास हमने पी ली और इसी तरह दूसरा गिलास भी हमें जो है वो चाहिए। तो हम इसी तरह करने के पुष्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं यौबल। समझ आ रही बात की? बल, तो यह अनदर मीन्स यौबल। अभी देखना, इससे अगर हम एल को हटाए तो ये खुद ब खुद अदर बन जाए, इससे हम यो को हटाए तो ये खुद ब खुद बल बन जाते, अदर बन जाए तो बल। इसके साथ एन लगाए तो एन का मतलब एक, एन हम इसलिए लगाए कि यहाँ पे ओ है तो एन, तो इसका मतलब एन है ना, एन अदर, मतलब यौबल, अदर एन अदर, अदर एन अदर, राइट। तो इसका इस्तेमाल इस सेंस में भी हम करते हैं। अगर इसको हम मिसाल के तौर पे एडजेक्टिव के तौर पर इसका इस्तेमाल करें, एडजेक्टिव के तौर पे, कंफ्यूज नहीं होने, क्योंकि सेम चीज़ है, आपको थोड़ी लग रही हो कि अनदर का मतलब इसके साथ एन यूज हुआ, एन का मतलब है एक, तो यहाँ पे एक आया यो, और अगर एन को हटाए अदर आ जाए तो इसका मतलब होगा बल। तो अनदर यो बल, अदर बल, राइट। अगर इसको हम एडजेक्टिव के तौर पे यूज करें तो इसका फिर हम एक सेंटेंस लिखे, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी आई वुड लाइक, I would like another. For example, another glass of water. Another glass of water. अब यहाँ देख, another है तो यहाँ पे यूज हुआ एक एडजेक्टिव के तौर पे, और ग्लास जो है ये क्या है, ये एक नाउन है, और फिर आ गया क्या, प्रीपोजिशन आ गया ऑफ, और फिर ये भी एक नाउन है। तो याद रखो प्रीपोजिशन जो आता है इससे आगे और पीछे आज जो आएंगे वो दोनों ही नाउन होंगे, ये बात भी याद है। तो यहाँ पे अनदर एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहे हैं और ग्लास की वजाहत कर रहे हो, ग्लास चूंकि एक नाउन है, और फिर अब जो है प्रीपोजिशन है, और फिर अब के बाद फिर वाटर आया यानी ग्लास ऑफ वाटर, तो ये एक प्रेज बन गया, एक नाउन प्रेज बना, और ये वजाहत कर रहा है, एक अनदर एडजेक्टिव इस नाउन प्रेज की वजाहत कर रहा है। तो एक तो हम इसको यूज करते हैं कि अनदर, तो अनदर का मतलब ये बन जाता है कि एक और का मतलब कि आई नीड एन अनदर ऑफ द सेम कैटेगरी, ऑफ द सेम पैटर्न, ऑफ द सेम कैटेगरी, और फॉर एग्जांपल ऑफ द सेम क्वालिटी, यानी एक ही तरह के उसी चीज, एक ही तरह के एक चीज और चाहिए मुझे। तो हमने इसका इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर जब किया तो इसी तरीके से किया। अगर इसको हम फॉर एग्जांपल एक और इस्तेमाल करें तो ये इस्तेमाल इसका होगा मुख्तलिफ के सेंस में होगा, मुख्तलिफ, वो भी एडजेक्टिव के सेंस में होगा लेकिन वो मुख्तलिफ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि डू यू नो another way to school, ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे आया कि डू यू नो अनदर वे टू स्कूल, कि आप स्कूल जाने का कोई दूसरा रास्ता जानते हैं या किसी दूसरे रास्ते के बारे में आपको पता होगा, या इसका सेंस दूसरा इस जैसा, इसी तरह कोई, या मुख्तलिफ, ये इस सेंस में भी आता है। एक रास्ते, मिसाल के तौर पर एक रास्ते पे आप स्कूल जा रहे और वो रास्ता जो है ख़राब है या वो ट्रैफिक जाम है और आप
टाइम जो है आपके पास बहुत कम है, तो आप अपने साथी से कहें कि कोई दूसरा रास्ता, इसी तरह कोई दूसरा रास्ता नहीं जो स्कूल को जाता हो। तो इसी सेंस में इसकी मीनिंग जो आती है। तो अनदर फिर आया क्या, एक एडजेक्टिव के तौर पे, और वे जो है ये एक नाउन है, ठीक है। और वे के बाद जो है फिर जो है एक प्रीपोजिशन आया, और फिर जो है इसके बाद फिर आया क्या, नाउन। तो फिर ये एक नाउन फ्रेज बन गया। और एडजेक्टिव क्या, नाउन की या प्रोनाउन की वजाहत करते हैं। तो नाउन का मतलब वो नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी होता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और साथ साथ प्रोनाउन फ्रेज भी हो सकता है, राइट। तो इसको हम अगर यूज करते हैं तो अनदर को एडजेक्टिव के तौर पर इसी तरह यूज करते हैं। अगर इस अनदर को हम मिसाल के तौर पे प्रोनाउन के तौर पे यूज करें, इस अनदर को अगर हम प्रोनाउन के तौर पे यूज करें तो इसका सेंस फिर ये होगा कि दूसरा या दूसरा कोई इस तरह या इस जैसा वगैरह वगैरह, दूसरा कोई इस जैसा या इस तरह के। तो ये हम यूज करेंगे प्रोनाउन के सेंस में। प्रोनाउन के सेंस में जब आप इसकी मीनिंग कर दे तो दूसरा कोई इसी तरह के सेंस में उसका मीनिंग आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सेंटेंस में लिखूं आई हैव मिस्ड द बॉल पॉइंट can you yeah, for example, could you bring me could you bring me another। तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया, इंट्रोगेटिव है अनदर। तो यहाँ पे अनदर जो यूज हुआ ये एक प्रोनाउन की सूरत में यूज हुआ, अनदर। आई हैव मिस्ड द बॉल, फाइंड कुड यू ब्रिंग मी अनदर। अभी दूसरा कोई इसी तरह, क्योंकि इसके पास एक बॉल पॉइंट था, उस बॉल पॉइंट को उसने घुमा दिया, वो इससे कहीं गिर गया है, और अभी उसको इसी तरह एक और बॉल पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो इसलिए वो कहता है कि मुझे इसी तरह या इस जैसा कोई और बॉल पॉइंट चाहिए जिसे मैं लिख सकूं। तो यहाँ पे जो है ये बात हो रही है प्रोनाउन की कि दूसरा कोई इसी तरह के जो है कोई बॉल पॉइंट वगैरह यूज हो। अगर इसका दूसरा इसी तरह कोई बॉल पॉइंट हो ताकि मैं इसको यूज करूं, इसका मतलब दूसरा प्रोनाउन के तौर पर ये भी आता है कि दूसरा कोई इस जैसा या इसी तरह नहीं। एक नेगेटिव सेंस में ये भी आता है कि दूसरा कोई इस जैसा नहीं या इस तरह न हो। एक तो आता है कि दूसरा कोई इस तरह, ये भी प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है। और फिर दूसरा जब यूज होता है कि दूसरा कोई इस जैसा नहीं, ये इसके सेंस में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस आपके साथ शेयर करूं तो फॉर एग्जांपल आई सॉ अ मूवी For example, I saw a movie, but I will see another। अभी इस सेंटेंस में देख, यहाँ पर अनदर जो है एक प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ, लेकिन इसका सेंस इस जैसा नहीं है, बल्कि इसका सेंस इस जैसा, दूसरा कोई इस जैसा नहीं। आई सा ए मूवी, इसने कहा कि मैंने तो एक मूवी देखी, बट आई विल सी अनदर, मगर मैं एक दूसरा देखूंगा। वो दूसरा का मतलब ये कि उस पहले जैसा ना हो, क्योंकि वो पहले वाला मूवी उसने देखा हो, पता नहीं वो कौन सा मूवी होगा या कौन सी मूवी होगी, या सस्पेंस वाली होगी, या इसके अलावा जो है कोई हिस्टोरिकल मूवी होगी,
जो भी होगी, लेकिन उसको पसंद नहीं आई तो वो कह रहा है कि बट आई विल सी, यानी ये बट जब आ जाता है तो ये एक कंट्रास्ट व्यू शो करता है, क्योंकि इस बट ए वाला सेंटेंस जो है इसके साथ इसका मीनिंग जो है बिल्कुल अपोजिट होगा, क्योंकि बट अपोजिट इफेक्ट्स को शो करते हैं कि ऐसा है मूवी, उसने एक मूवी देखी बट आई विल सी अनदर, इसका मतलब कि अभी जो ये दूसरी मूवी देखने जाता है या ये दूसरी मूवी ये देखेगा तो पहले जैसा नहीं होगा। बट का ही भी इस्तेमाल आप देख, बट जहाँ भी आ जाए, यहाँ पे तो ये कंजंक्शन के तौर पे यूज़ हुआ, लेकिन बट जहाँ भी आ जाए तो बट एक कंट्रास्टिव या अपोजिट व्यूज़ को शो करते हैं। अगर पहली क्लास में एक बात होगी और फिर बीच में बट आया तो इसका मतलब कि अभी इसके बाद जो दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी इसका सेंस और पहले वाली क्लास की सेंस इसमें तजाद होगा। अगर ये पहला वाला पॉजिटिव में हो तो दूसरे वाले का सेंस नेगेटिव में जाएगा, यानी इस पहले वाले सेंस के खिलाफ जाएगा। ये बट का कमाल है। तो बट जब हम यूज़ करेंगे तो इस सेंस में इसको यूज़ करेंगे। और इसका एक इस्तेमाल जो है हम आपके साथ शेयर कर दें, प्रोनाउन का लास्ट यूजेज है इसका। तो इसका इस्तेमाल जब प्रोनाउन का थर्ड नंबर हम करेंगे तो ये होगा कि एक ही किस्म के ग्रुप में से एक, यानी द सेम ग्रुप, यानी एक जैसा ग्रुप। मिसाल के तौर पे बल्फाइन है तो बल्फाइन एक ग्रुप है और साथ साथ पेंसिल है, पेंसिल एक ग्रुप है। तो ये बल्फाइन में से एक से लेके दूसरे कभी एक को चुनता है। जैसे कि सिंपल मिसाल है आजकल मिसाल के तौर पे रमज़ान है, सब लोग जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा मसवाक वगैरह लेते हैं, और जब मसवाक वाले के पास पहुँच जाए तो उसके पास तो बहुत से एक ही कैटेगरी के जो है बहुत ज़्यादा मसवाक होते हैं। तो कभी एक मसवाक को उठा दे, कभी दूसरे को उठा दे, कभी एक पसंद नहीं आ जाती वो रख लेते तो दूसरे को उठा दे, जब उसको देख लेते वो भी पसंद नहीं आ जाती तो फिर उसको रखते कि वो दूसरे वाले उठा दे। तो इसका सेंस इसका है कि एक ही ग्रुप के, एक ही किस्म के ग्रुप में जो है कभी एक को चुन लेते कभी दूसरे को चुन लेते, यानी आपको वो चीज़ें, यानी कभी आपकी जो तवज्जो अटेंशन एक से हटा के दूसरे पे चली जाती है, फिर दूसरे से तीसरे, इसी तरह एक से एक शिफ्टिंग होती जा रही है आपकी जो आपकी चॉइस की जो है और आपकी जो नज़र की वगैरह वगैरह। तो ये इस सेंस में यूज़ होता है कि एक ही किस्म के ग्रुप में से, फॉर एग्जांपल के एक फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस में इस तरीके से लिखूँ या इस ग्रुप में से अगर मैं कहूँ कि हिज इंटरेस्ट keep shifting, his interest keep shifting from one thing to another। अभी जो है उसका सेंस जो है अभी मुकम्मल तौर पर चेंज हुआ, क्योंकि इसका इस सेंटेंस का अलग सेंस बनता है, इसका अलग बनता है, और इससे पहले वाला जो था उसका अलग। एक ही किस्म के ग्रुप में से एक, हिज इंटरेस्ट कीप शिफ्टिंग फ्रॉम, यानी उसका जो इंटरेस्ट है, उसका जो चॉइस है वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होता है, और फिर तीसरे में और चौथे में और पांचवें, इसी तरह एक तरतीब जारी है। बस एक तरतीब से कभी एक, जैसे कि मैंने कभी एक मिसवाक को उठाते हो, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, कभी चौथे को, लेकिन पसंद नहीं आता। तो अब यहाँ पे अनदर जो है यूज हुआ, एक प्रोनाउन के तौर पे अनदर जो है यूज हुआ है, राइट। और इसको इस तरतीब से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये चंद पॉइंट्स थे, जो चंद चीज़ें थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कोशिश करें इसको बार बार पढ़िए और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आई होप यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम सच टाइप ऑफ लेक्चर दैट आई एम preparing for you, for people, that you will get something from it, because it seems to be very easy, but sometimes it what we say that sometimes it extends our confusions, our perplexion, and sometimes we will be unable to draw our attention toward that particular point.
but it is very easy. I will make it very easy for you people. Thank you.